बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर क्या है, आइए डिस्कस करते हैं और इसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर्स में पिछला चैप्टर मुकम्मल हो चुका। आज हम नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और नए चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत से मौज़ूआत पर मुश्तमिल है जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हमारे जिस्म में पाई जाने वाली कोऑर्डिनेशन को। रिकॉल योर मेमोरी, ग्रेड 9 में चैप्टर नंबर 1 में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल लेवल को। इंडिविजुअल लेवल में हमने डिस्कस किया था एक जानदार तभी इंडिविजुअल कहलाता है जब उसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं, टिश्यू एंड सेल मिलके काम करते हैं, ऑर्गेनेली और मॉलिक्यूल और बायो एलिमेंट मिलके काम करते हैं। इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन की दो इकसाम को जिन्हें नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन की डिटेल को जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन की डिटेल को जिसमें मुख्तलिफ ग्लैंड्स शामिल हैं। इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ रिसेप्टर की एग्जांपल्स को। मिसाल के तौर पे आंख के बारे में, कान के बारे में और दिमाग के बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बारे में मुख्तसर सवाल अगर पूछ लिया जाए, आप इसका जवाब यूं दे सकते हैं, इट डेवलप्स when a body works as one unit and its organ works in harmony। कोऑर्डिनेशन तब पैदा होती है जब एक जिस्म एक यूनिट के तौर पे काम करता है और इसके तमाम ऑर्गन, इसके तमाम उज्व मिलकर हार्मनी से काम करते हैं, हम आहंगी के साथ काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन की मुख्तलिफ इकसाम हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स। टाइप्स की बात की जाए, नंबर 1 नर्वस कोऑर्डिनेशन, और नंबर 2 केमिकल कोऑर्डिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन की ये जो दो इकसाम हैं, इनकी तफसीलात हमारे आने वाले लेक्चर्स में हमारा मौजू होंगी। यहां ये समझ लीजिए, नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद होता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन को। कोऑर्डिनेटेड एक्शन की बात की जाए, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो क्या हैं, आइए एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1 स्टिमुलस, इसको स्टिमुलाई भी कहा जाता है। नंबर 2 रिसेप्टर, नंबर 3 कोऑर्डिनेटर, नंबर 4
एफेक्टर, और नंबर 5 रिस्पॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, इनको एक एक करके हम डिटेल से यहां पर डिस्कस करेंगे। आइए पहले से आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टिमुलाई या स्टिमुलस, ये फर्स्ट कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटेड एक्शन का। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, आप यूं लिख सकते हैं, एनी चेंज इन environment that provoke a response in a living organism। किसी भी जानदार के जिस्म में एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में आने वाली ऐसी तब्दीली जो उसको रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर कर दे, रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर दे, उसे स्टिमुलाई या स्टिमुलस कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपके जिस्म पर कोई तकलीफ दे चीज टच कर जाए तो आपको उसका एहसास होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज से टच करता है, आप उसको फौरन पीछे खींच लेते हैं। ये जो चेंज है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझ लीजिए, ये स्टिमुलस है जिसकी वजह से आपने अपने हाथ को पीछे खींचा है। आपका हाथ किसी नोकीली चीज को टच कर जाए, आप हाथ को फौरन पीछे खींच लेते हैं। आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्दी ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए, आप गर्म लिबास इस्तेमाल करते हैं। आपके बैरूनी माहौल में अगर गर्मी ज्यादा हो जाए, आप हल्का लिबास इस्तेमाल करते हैं। ये स्टिमुलस है पेन का, ये स्टिमुलस है टेम्परेचर का, और ये एग्जाम्पल है ऐसी तब्दीली की जो आपके जिस्म को रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर करती है। आइए नेक्स्ट कंपोनेंट को देखते हैं, रिसेप्टर। डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट कर लीजिए, रिसेप्टर स्पेलिंग को यहां भी करेक्ट कर लीजिए। ये ऐसे ऑर्गन हैं डियर स्टूडेंट्स जिनका बुनियादी काम स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है, चेंज करना है, तब्दीली के मुताबिक जिस्म को ढालना है, बाहर होने वाली तब्दीली को रिस्पॉन्ड करने के काबिल बनाना है। ऐसे ऑर्गन्स को रिसेप्टर कहा जाता है जो कि स्पेसिफिकली बिल्ड होते हैं, बने होते हैं ताकि डिटेक्ट कर सकें एनी स्टिमुलाई जो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट एनी स्टिमुलाई या पर्टिकुलर स्टिमुलाई, खास ऑर्गन्स जो खास किस्म के मकसद के तहत बनाए गए हैं ताकि खास किस्म के स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकें, उन्हें हम रिसेप्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी स्किन में रिसेप्टर मौजूद हैं जो टच के लिए सेंसिटिव हैं, जो पेन के लिए सेंसिटिव हैं, जो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव हैं। ये खास किस्म के मसल्स हैं आपकी स्किन में मौजूद हैं, ये रिसेप्टर ऑर्गन्स की एग्जांपल हैं। आप कह सकते हैं ऐसे आज़ा जिनका बुनियादी काम स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना है वो रिसेप्टर कहलाते हैं। अगर हम इसकी मजीद मिसालों का तस्करा करें, आपके कान रिसेप्टर हैं जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं, आपकी आंखें रिसेप्टर हैं जो देखने के लिए विजिबल लाइट को डिटेक्ट करती हैं, इमेज की विजुअलाइजेशन में मदद देती हैं। आइए नेक्स्ट कंपोनेंट को देखते हैं, कोऑर्डिनेटर। रिसेप्टर में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं आई और ईयर की, आंख और कान। आंख का काम देखना है और कान का काम सुनना है। इसी तरह
अगर हम नोज की बात करें, वो भी एक रिसेप्टर है जो कि स्मेल करता है, स्मेल की सेंसेशन को डेवलप करता है, चीजों के अच्छे या बुरे जायके को महसूस करने में मदद देता है, बदबू या खुशबू को डिटेक्ट करता है। कोऑर्डिनेटर की बात की जाए, ये ऑर्गन्स खास किस्म के ऑर्गन्स हैं जो रिसीव करते हैं पर्टिकुलर स्टिमुलाई को, उनकी इंफॉर्मेशन को और ऑर्डर्स देते हैं टू परफॉर्म रिस्पॉन्स एक्शन। यानी ये खास किस्म के ऑर्गन्स हैं जो स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और ऑर्डर्स देते हैं रिस्पॉन्स एक्शन की परफॉर्मेंस के लिए। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, आपके जिस्म में पाए जाने वाला दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड इसकी मिसालें हैं। ये दोनों खास किस्म के ऑर्गन्स हैं कि जो इंफॉर्मेशन को लेते हैं, स्टिमुलाई की इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद उसको रीड करते हैं, डीकोड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके मुताबिक खास ऑर्गन्स को ऑर्डर्स देते हैं ताकि वो इसका रिस्पॉन्स कर सकें, इसका रद्द अमल दे सकें, इसका जवाब दे सकें। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। आइए फर्दर कंपोनेंट्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंपोनेंट इज अफेक्टर। दीज आर द ऑर्गन्स दैट परफॉर्म response action ये वो ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्स एक्शन को परफॉर्म करते हैं ऑन रिसीविंग पर्टिकुलर ऑर्डर्स फ्रॉम कोऑर्डिनेटर इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर स्टिमुलाई। यानी जब खास किस्म के स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर के पास जाती है, कोऑर्डिनेशन उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑर्डर्स देता है, उन ऑर्डर्स के मुताबिक जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्स करते हैं उन्हें हम अफेक्टर का नाम देते हैं। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें, नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खास ऑर्गन्स को ऑर्डर्स देते हैं और वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। उन ऑर्गन्स को अफेक्टर कहा जाता है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद खास किस्म के रिस्पॉन्स में मदद देते हैं। वो मसल्स हो सकते हैं, वो टिश्यूज हो सकते हैं। रिस्पॉन्स क्या है? एक्शन perform in response to a particular stimuli। ऐसा अमल जो कि खास स्टिमुलाई के जवाब में सरंजाम दिया जाता है उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है, रद्द अमल कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपके हाथ पे किसी नोकीली चीज का छू जाना और उसके जवाब में आपके बाजुओं के मसल्स का हरकत में आना और हाथ का पीछे की तरफ खिंच जाना, ये रिस्पॉन्स है, ये उसकी मिसाल है, रद्द अमल जिसे कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन की मिसाल की बात की जाए, हम
मिसाल अगर कंसीडर करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट मैच के दौरान एक फील्डिंग करने वाला खिलाड़ी जब कैच पकड़ने के लिए बॉल के पीछे भागता है, सैकड़ों मसल्स की मूवमेंट उसमें हेल्प करती है। सैकड़ों मसल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जब वो तेजी से भागता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसकी सांस की रफ्तार तेज हो जाती है और रेस्पिरेशन का अमल तेज हो जाता है। ज्यादा एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए सांस तेजी से चलता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नतीजे के तौर पर जिस्म में टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए स्वेट ग्लैंड्स हरकत में आते हैं, पसीना आता है, जिस्म को कूल डाउन करता है। ये तमाम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, मस्कुलर या स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। नतीजे के तौर पे ये एक्सरसाइज का अमल, बॉल कैच करने के लिए भागने का अमल मुकम्मल हो पाता है। ये कोऑर्डिनेशन की एक एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन के हवाले से है। आपसे कोऑर्डिनेशन से मुताल्लिक सवाल पूछा जा सकता है, मुख्तसर जवाब आप दे सकते हैं। इसी तरह आपसे स्टिमुलाई की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है रिस्पॉन्स के बारे में, कोऑर्डिनेटर के बारे में, अफेक्टर के बारे में, रिसेप्टर के बारे में। आपने तमाम चीजों को जहन में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यू, हर हवाले से ये लेक्चर आप लोगों ने तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट्स पे नोट लिखिए। ये 5 कंपोनेंट्स आप उसके जवाब में लिख सकते हैं। इसी तरह 2 तरह की कोऑर्डिनेशन में फर्क पूछा जा सकता है, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में फर्क बताइए। आप 3 फर्क लिख सकते हैं। पहला फर्क क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड कोऑर्डिनेटर हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर न्यूरॉन्स और नर्व टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्व्स के जरिए होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो ब्लड को इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अंडरस्टैंड करने के बाद आपने इसको याद करना है, नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।